जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीएस से प्रारंभ, जीएस पे धर्म पर। दोस्तों हम लोग क्या कर रहे हैं, तो हम लोग दोस्तों डेली हम लोग का रूटीन वाइज जो चल रहा है अपना जीएस का क्लास दोस्तों, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे को अलग अलग सब्जेक्ट का दोस्तों हम लोग क्लास कर रहे हैं, ताकि हम लोग का एक साथ दोस्तों क्या हो, सिलेबस दोस्तों कवर हो जाए और कहीं भी दोस्तों आगे पीछे हमारा न हो। तो आज दोस्तों हमारा संडे का दिन है और आज हम लोग क्या करेंगे, अपने सिलेबस के अनुसार हम लोग अपने टॉपिक के अनुसार दोस्तों रूटीन है हमारा, उसमें दोस्तों हम लोगों का आज इकोनॉमिक्स है और इकोनॉमिक्स का दोस्तों बिल्कुल बेसिक्स है, बिल्कुल बेसिक्स से दोस्तों आपको बताएंगे और जो भी इंपॉर्टेंट इसमें टॉपिक है यहाँ पे इकोनॉमिक्स के लगभग 10-12 वो पढ़ाएंगे और उसी से दोस्तों हमेशा आपके क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों। तो आज हम लोग जानेंगे अर्थशास्त्र के बारे में। इसके अलावा अर्थशास्त्र के प्रकार हो गए, बाजार क्या होता है, मांग की लोच क्या होता है, पूर्ति लोच क्या होता है दोस्तों, और ये मांग के नियम क्या होते हैं, पूर्ति के नियम क्या होते हैं, उस सारी चीज़ों के बारे में दोस्तों इसमें आज क्लास में आपको बिल्कुल आपके दिमाग में दोस्तों हम डाल देंगे। तो चलिए बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे क्या, तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग अर्थशास्त्र के बारे में, मतलब इकोनॉमिक्स के बारे में। तो इसमें बस 2 शब्द याद रखिएगा, 2 शब्द याद रखिएगा, फिर आपको अर्थशास्त्र समझ में आ जाएगा। अब वो 2 शब्द क्या है सर, तो पहले याद रखना है आपको सीमित साधन, सीमित साधन और असीमित इच्छा। मतलब कि जो दोस्तों हमारे पास जो साधन होते हैं, साधन क्या होते हैं, जो संसाधन हमारे पास जो भी हो दोस्तों वो क्या है, वो हमारे पास सीमित है दोस्तों। लेकिन जो हमारी इच्छाएं होती है वो क्या होती है, जो हमारी जो इच्छा होती है वो क्या होती है दोस्तों, असीमित होती है, मतलब कि दोस्तों अनलिमिटेड होती है। लेकिन हमारे पास जो सामान है वो क्या है, लिमिटेड है दोस्तों। तो उसी लिमिटेड सामान में क्या करना है दोस्तों, अपनी जो असीमित इच्छा है दोस्तों उसकी पूर्ति करना है। उसी पूर्ति का जो अध्ययन होता है दोस्तों कहलाता है क्या आपका, तो दोस्तों कहलाता है आपका अर्थशास्त्र कहलाता है। तो सिंपल वही लिखे हम कि अर्थशास्त्र वह शास्त्र है जिसमें सीमित साधनों का उपयोग कर असीमित इच्छाओं की पूर्ति का अध्ययन किया जाता है। मतलब कि जो भी हमारे पास संसाधन उपलब्ध है दोस्तों उसी में क्या करना है, तो हमें अपनी असीमित इच्छा है दोस्तों उसकी पूर्ति करना है दोस्तों। अब आगे हम लोग आते हैं कि अलग अलग जो अर्थशास्त्री हुए मेरे भाई, उन्होंने क्या किया, अपने अपने स्तर से अर्थशास्त्र को क्या किया दोस्तों, डिफाइन किया, मतलब कि बताया, उसको परिभाषित किया कि अर्थशास्त्र क्या है क्या नहीं है। तो उन्हीं में से कुछ हम 4-5 हैं आपके अर्थशास्त्री, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं एडम स्मिथ के बारे में। कौन, एडम स्मिथ, जिन्हें दोस्तों क्या कहते हैं, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स दोस्तों, मतलब अर्थशास्त्र के पिता अगर बोलेगा अर्थशास्त्र, वो इकोनॉमिक्स वाला, ये इकोनॉमिक्स वाला अर्थशास्त्र बोल रहे हैं। वो चंद्रगुप्त मौर्य के जो दरबार में जो प्रधानमंत्री थे कौटिल्य, उनके बारे में बात नहीं हो रही, उनकी जो पुस्तक थी अर्थशास्त्र थी। लेकिन यहाँ दोस्तों हम इकोनॉमिक्स वाले अर्थशास्त्र की बात कर रहे हैं। तो जो एडम स्मिथ है मेरे भाई, ये क्या किए हैं, तो ये अपने पुस्तक जो वेल्थ ऑफ नेशन है दोस्तों उसमें अर्थशास्त्र सबसे पहले दोस्तों उल्लेख किए थे। इसीलिए इनको दोस्तों क्या कहते हैं, तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स तो इनको कहा जाता है। मतलब अगर आपसे पूछ दे कि अर्थशास्त्र के पिता कौन है, तो आपका आंसर होना चाहिए क्या, एडम स्मिथ दोस्तों। तो इन्होंने सबसे पहले परिभाषित किया था अर्थशास्त्र को, किसके लिए, तो वेल्थ की परिभाषा, मतलब धन के संबंध में दोस्तों अर्थशास्त्र को क्या किया था, परिभाषित किया था। मतलब इनका कहना था, मतलब कि जो आपके एडम स्मिथ महोदय हैं उन्होंने क्या कहा, तो उन्होंने कहा कि जो आपका अर्थशास्त्र है, क्या है, अर्थशास्त्र धन का अध्ययन है। यह बताता है कि राष्ट्र धन को कैसे पैदा और वितरित करते हैं। मतलब कि इन्होंने कहा बिल्कुल, मतलब कि अर्थशास्त्र को धन से रिलेटेड कर दिया, मतलब संबंध से जोड़ दिया। मतलब कोई भी राष्ट्र होता है वो क्या चाहता है, अधिक से अधिक दोस्तों धन कमाना, मतलब अधिक से अधिक धन जमा करना, या वो किसी भी क्षेत्र से आए, अधिक से अधिक क्या करना, उसको धन को दोस्तों पैदा करना है, या कृषि क्षेत्र से आए, सेवा क्षेत्र से आए, किसी भी क्षेत्र से आए दोस्तों, अधिक से अधिक उसको धन कमाना है और उस धन को कैसे मतलब जनता तक दोस्तों वितरित करना है, वही क्या है आपका अर्थशास्त्र है। मतलब अगर धन संबंधित कोई किसी भी तरह की परिभाषा के बारे में बात करें तो आपका आंसर आना चाहिए क्या, एडम स्मिथ दोस्तों। एडम स्मिथ ने सिंपल कहा है कि अर्थशास्त्र क्या है मेरे भाई, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा। तो आगे हम लोग आते हैं, इन्होंने देखिए यहाँ पर हम संक्षिप्त में लिख दिए हैं कि इन्होंने जोड़ दिया किस पर, तो धन के उत्पादन व वितरण पर दोस्तों। धन अधिक से अधिक सरकार को जमा करना है, उसका कैसे वितरण करना जनता पर दोस्तों, जनता को क्या हो, धन की दोस्तों कमी ना हो। वही इनकी बुक था, बताया थे आपको, द वेल्थ ऑफ नेशन दोस्तों, इसमें जो 1776 में क्या होता है, ये प्रकाशित हुआ था। तो एडम स्मिथ क्या रखेगा, धन, आज याद हो जाएगा आपको, लास्ट में भी आपको हम संक्षेप में बता देंगे, आपको याद हो जाएगा। दूसरा है आपका अल्फ्रेड मार्शल, जिन्होंने दोस्तों क्या किया है, तो वेलफेयर परिभाषा। इन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है भैया, ऐसा नहीं है कि अर्थशास्त्र क्या होता है, धन से संबंधित होता है, अर्थशास्त्र धन से संबंधित होता है। तो इन्होंने क्या कहा, तो इन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र क्या होता है, मानव समाज के सामान्य जीवन में भौतिक कल्याण का अध्ययन है। भौतिक कल्याण मतलब कि दोस्तों मानव समाज के पास धन है, लेकिन उसके पास दोस्तों अच्छी न शिक्षा है, न अच्छी वातावरण है, न अच्छे स्वास्थ्य है, न अच्छे दोस्तों आपके पेयजल है, मतलब पीने योग्य पानी है। तो ये सब दोस्तों आपके पास उपलब्ध नहीं है, इसका अभाव है।
तो क्या है, धन की कोई दोस्तों कोई मतलब दोस्तों नहीं होता है। तो इन्होंने दोस्तों क्या कहा, इन्होंने भौतिक कल्याण के बारे में, मतलब कल्याणकारी जो समाज है तो उसको क्या चाहिए, तो उसको दोस्तों चाहिए अच्छी शिक्षा चाहिए, अच्छा भोजन चाहिए दोस्तों, अच्छा स्वास्थ्य व्यवस्था हो, अच्छा पेयजल हो दोस्तों, अच्छा वातावरण हो, ये सब क्या होते हैं दोस्तों, जो एक समाज हो दोस्तों उसको चाहिए होता है। तो उसी का है भौतिक कल्याण का दोस्तों अध्ययन। जब भी कल्याण संबंधी परिभाषा के बारे में बात हो तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, मार्फल दोस्तों होना चाहिए। वही बात है यहाँ पर हम लिखे हैं कि इन्होंने क्या कहा, तो मनुष्य के भौतिक कल्याण मटेरियल वेलफेयर पर केवल धन कमाना लक्ष्य नहीं है, मतलब कि मनुष्य केवल धन कमाना ही उसका दोस्तों लक्ष्य नहीं है। मतलब अर्थशास्त्र का मतलब सिर्फ धन से संबंधित नहीं है, बल्कि जो मनुष्य की भौतिक कल्याण है, जो भौतिक कल्याण की जो चीज़ें दोस्तों उसका भी उपयुक्त दोस्तों मनुष्य जीवन में अति आवश्यक है। इनकी कुछ पुस्तक है, एक पुस्तक याद रखिएगा, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स दोस्तों, जो 1890 में दोस्तों ये प्रकाशित हुई थी, प्रकाशित हुई थी। इसी में दोस्तों इन्होंने क्या किया था, अर्थशास्त्र को परिभाषित किया था। अब आते हैं मेरे भाई आगे, अभी देख लिए धन का, फिर देख लिए कल्याण का। अब आते हैं रॉबिन्स। रॉबिन्स ने क्या कहा, तीनों ने कहा साधन इच्छा परिभाषा। जो शुरू में आपको बताए थे, असीमित साधन है, आपके पास क्या है, सीमित साधन है, लेकिन आपकी इच्छाएं क्या असीमित है। तो उसी को दोस्तों इन्होंने जोड़ दिया है क्या, तो इन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जिसमें सीमित साधनों के बीच असीमित इच्छाओं का चुनाव का अध्ययन होता है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास साधन क्या होता है, असीमित है, आपके पास जो साधन है मेरे भाई वो क्या है, सीमित है, मतलब लिमिट में है। लेकिन जो आपकी इच्छाएं हैं दोस्तों क्या अनलिमिटेड है। आपकी इच्छाएं दोस्तों क्या होती है, कभी ये करने कभी वो करने की क्या। आप देखिए सिंपल एक एग्जांपल दीजिए, मान लीजिए कि आपके पास 100 रुपया है, आपके पास क्या है मेरे भाई 100 रुपया है। अभी 100 रुपये से क्या करना है, आपको एक बुक लेना है। पहला इच्छा हुआ कि बुक लेना है। दूसरा इच्छा हुआ कि हम सोचे कि आप क्या, कि हम फिल्म भी देख लेंगे, फिल्म देखने का मन कर रहा है आपको। तीसरा इच्छा क्या हुआ, तीसरा इच्छा हुआ कि आपके अपने माँ के लिए कुछ लेना है ताकि माँ खुश हो जाए। चौथा इच्छा क्या हुआ, तो चौथा इच्छा हुआ कुछ खाने का, मतलब कि कुछ मान लीजिए होटल वगैरह में कुछ खाने का दोस्तों आपका इच्छा हुआ। तो देखिए आपकी इच्छाएं क्या है, इच्छाएं दोस्तों आपकी असीमित है, लेकिन आपके पास जो साधन है मेरे भाई क्या है, वो सीमित है। तो इसी सीमित साधन में क्या करना है मेरे भाई, आपके जो भी आपकी इच्छाएं हैं उसको क्या करना, चुनाव करना है कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंस है, मतलब कि चारों में से क्या इंपॉर्टेंस है। तो वही चुनाव जो कीजिएगा वही क्या कहलाता है दोस्तों, ये आपकी साधन इच्छा परिभाषा दोस्तों, जो जिसे रॉबिन्स ने दिया है, इसी को अर्थशास्त्र के रूप में दोस्तों इन्होंने परिभाषित किया है। तो ये ध्यान दीजिएगा। तो जो आपके लिए क्या होता है, जो आपकी असीमित इच्छा है उसमें से कौन सा महत्वपूर्ण आपके लिए दोस्तों, उसी का चुनाव का अध्ययन क्या कहलाता है आपका, तो मेरे भाई कहलाता है अर्थशास्त्र। ये रॉबिन्स का कहना है। पहला हो गया धन, दूसरा हो गया आपका कल्याण, और तीसरा हो गया सीमित साधन, लेकिन आपकी इच्छाएं क्या है, असीमित है दोस्तों। उसी में आपको चुनाव करना। देखिए यहाँ पर लिखे भी हैं क्या, किस पे जोड़ दिए हैं, इन्होंने दिया है दोस्तों कमी और चुनाव पर, मतलब कि आपके पास जो साधन वो कम है, लेकिन उसी में दोस्तों क्या करना है, आपको चुनाव करना है। इनका दोस्तों एक बुक है एन एसे द नेचर एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ द इकोनॉमिक साइंस दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा, 1932 में ये प्रकाशित हुआ था। आगे है सैमुअल्सन का, पॉल सैमुअल्सन। इन्होंने दोस्तों क्या किया है, तो आधुनिक वृद्धि परिभाषा दिया, आधुनिक वृद्धि की दोस्तों परिभाषा। अब ये क्या है सर, तो इनका कहना था सैमुअल्सन का दोस्तों, इन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र वह अध्ययन है जो बताता है कि समाज दुर्लभ संसाधनों का प्रयोग वर्तमान और भविष्य में वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन और वितरण हेतु कैसे करता है। मतलब कि जो आपके पास अभी संसाधन है, मान लीजिए जो अभी संसाधन का उपयोग कर रहे हैं, तो उसका उपयोग इतना ही कीजिए दोस्तों कि भविष्य में जो आपकी आने वाली पीढ़ी है, जो आने वाली दोस्तों पीढ़ी है, उसको भी दोस्तों इसका उपभोग कर सके। तो ये संसाधन को आपको बचाना है, तो इसके लिए आप क्या कीजिएगा, तो इसके लिए दोस्तों कुछ जो अलग विकल्प होते हैं उसका दोस्तों क्या कीजिएगा, आप चुनाव कीजिएगा, मतलब खोज कीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि बिजली हो गया, पेट्रोल हो गया आपका, तो पेट्रोल की जगह कोयला हो गया, इसकी जगह पर हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, तो दोस्तों सौर ऊर्जा का इस्तेमाल सकते हैं। जैसे अभी क्या है आपका अन्य विकल्प आए कि नहीं, पेट्रोल की जगह पर अभी इलेक्ट्रिक वाहन चलते हैं कि नहीं चलते हैं। तो वही क्या है दोस्तों, वही ये समझाना चाहते हैं, कौन, आपके पॉल सैमुअल्सन ने। तो पॉल सैमुअल्सन का कहना था कि जो भी आधुनिक समय में जो भी वर्तमान चीज़ों को हम लोग इस्तेमाल कर रहे हो, भविष्य की वस्तुओं को भी दोस्तों, सेवाओं का उत्पादन उतना ही होना चाहिए ताकि समय आने पर जो भविष्य में आने वाली पीढ़ी है उनका भी दोस्तों, उनको भी वितरण किया जा सके। ये ध्यान दीजिएगा। तो यही क्या है, इन्होंने जोड़ दिया है कि वृद्धि वर्तमान भविष्य की जरूरतें संसाधनों का कुशल उपयोग, मतलब कि ऐसा मतलब वृद्धि होना चाहिए कि वर्तमान की भी पूर्ति हो जाए, भविष्य में जो आने वाले लोग हैं उनकी जरूरतों की दोस्तों पूर्ति हो जाए। तो यही चारों को याद रखिएगा। इनकी बुक का नाम था इकोनॉमिक्स दोस्तों, जो 1948 में प्रकाशित हुई थी। चार बताएं यहाँ पर कौन, धन से जोड़िएगा एडम स्मिथ को, कल्याण पर जोड़ना है मार्शल को, और उसके बाद आपका जो है आपका सीमित साधन और असीमित इच्छा दोस्तों, उससे जोड़ना है आपको किसको, आपके रॉबिन्स को, और सैमुअल्सन को दोस्तों जोड़ना है आपको वर्तमान भविष्य से जोड़ना है। ये ध्यान दीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको चारों ये परिभाषा आपके दिमाग में दोस्तों रहेगी। अब आते हैं हम लोग आगे मेरे भाई। आगे क्या है, तो संक्षेप में देखिए, वही बताएं कि संक्षेप में भी समझ लीजिएगा आप। तो संक्षेप में क्या है, तो स्मिथ ने क्या कहा, धन के बारे में बताया,
क्या है, धन कि राष्ट्र का मेन उद्देश्य क्या होना चाहिए, अधिक से अधिक धन कमाना चाहिए, उसका वितरण करना है, वही क्या है आपका अर्थशास्त्र। कल्याण के बारे में बताएं कि सिर्फ धन कमाना ही क्या है, मतलब मनुष्य का एक परम लक्ष्य नहीं होता है, बल्कि उसके लिए दोस्तों स्वास्थ्य हो गया, अच्छी स्वास्थ्य हो गया, अच्छी शिक्षा हो गया दोस्तों, फिर बताएं अच्छे वातावरण, ये भी दोस्तों उसके लिए अति आवश्यक होता है। फिर कमी और चुनाव के बारे में बताएं, आपके पास क्या है, साधन दोस्तों कमी है, लेकिन आपका दोस्तों इच्छा क्या है दोस्तों, असीमित है, लेकिन उसी में क्या करना है, आपको चुनाव करना, ये रॉबिन्स का कहना था। आगे सैमुअल्सन ने कहा कि आधुनिक विकास व संसाधन का प्रबंधन, मतलब कि हम आधुनिक विकास कर रहे हैं, लेकिन ये भी ध्यान देना है मेरे भाई कि अभी जो भी हमारे पास संसाधन है उसका पूरा इस्तेमाल न कर ले, बल्कि ऐसा मतलब विकास करना है ताकि जो संसाधन अभी उपलब्ध है ये भविष्य में जो आने वाली पीढ़ी है वो भी दोस्तों इसका इस्तेमाल कर सके। तो वही नए नए विकल्प आपको खोजना है, ये कहना था सैमुअल्सन का। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा, और यही सभी मिलकर दोस्तों अर्थशास्त्र की पूर्ण समझ देते हैं दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं आपको अर्थशास्त्र की पूरी समझ आ गई होगी, क्योंकि ये चारों का पढ़ाने का उद्देश्य यही था कि इससे दोस्तों कभी कभी प्रश्न आपसे पूछ जाता है कि कल्याण संबंधी परिभाषा किसने दिया, धन संबंधी परिभाषा किसने दिया, दोस्तों इस तरह से पूछता। अब हम बात करते हैं अर्थशास्त्र का दोस्तों, इकोनॉमिक्स है उसका हम लोग कितने भागों में बांटते हैं। तो मुख्य रूप से दोस्तों हम 2 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं, 2 भाग में। कौन कौन है सर वो, तो पहला है आपका सूक्ष्म अर्थशास्त्र, जिसको कहीं कहीं दोस्तों लिखता है विष्टि, क्या लिखता है आपको, कहीं कहीं पुस्तक में आपको विष्टि अर्थशास्त्र भी लिखता है। विष्टि मतलब हो गया आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब ये क्या होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स, सिंपल समझना है आपको ताकि आपको याद रहे। तो सूक्ष्म मतलब क्या होता है, छोटा। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपका, तो व्यक्तिगत इकाइयों के जैसे उपभोक्ता हो गए, फर्म हो गया, उद्योग आदि के आर्थिक व्यवहार का अध्ययन करते हैं। मतलब व्यक्तिगत मतलब किसी पर्टिकुलर एक आदमी का हम क्या करेंगे दोस्तों, अगर उसके क्या उसका खर्च है, कितना वो कमा रहा है, कहाँ से कमा रहा है दोस्तों, उसके बारे में हम लोग जानकारी इकट्ठा करते हैं, उसके आर्थिक व्यवहार का अध्ययन करते हैं, वही कहलाता है आपका सूक्ष्म। याद रखिएगा, व्यक्तिगत रूप से मतलब व्यक्तिगत रूप से किसी एक उपभोक्ता के बारे में, किसी एक फर्म के बारे में दोस्तों, फर्म मतलब होता है आपका उद्योग ही होता है, उसके बारे में जानते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम मुझे आपके बारे में जानना है, आपके बारे में सिर्फ आपके बारे में जानना है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हो जाएगा सूक्ष्म अर्थशास्त्र। क्या कहलाएगा आप लोग, सूक्ष्म अर्थशास्त्र। मतलब पर्टिकुलर किसी एक के बारे में हमको जानना है या किसी एक परिवार के बारे में जानना है दोस्तों, क्या कहलाएगा आपका सूक्ष्म अर्थशास्त्र कहलाएगा। उसके इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग मांग आपूर्ति, कीमत निर्धारण, उत्पादन लागत, ये सब का दोस्तों क्या करते हैं हम लोग अध्ययन करते हैं। किसमें मेरे भाई, तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र। मतलब जब भी सूक्ष्म अर्थशास्त्र आपके समक्ष आए या माइक्रो इकोनॉमिक्स आपसे कभी सवाल आए कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, तो क्या आपको याद रखना है, तो व्यक्तिगत इकाइयों का इसमें हम लोग अध्ययन करते हैं। व्यक्तिगत इकाई या कोई फर्म हो या कोई व्यक्ति हो या कोई परिवार दोस्तों, उसमें हम इसका अध्ययन करते हैं। वहीं बात करते हैं सामूहिक अर्थशास्त्र। सामूहिक अर्थशास्त्र होता है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स, वो माइक्रो हो गया ये आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स हो गया। इसमें क्या करते हैं, पूरी अर्थव्यवस्था का मतलब किसी भी देश की दोस्तों उसकी पूरी अर्थव्यवस्था का दोस्तों हम लोग अध्ययन करते हैं। याद रखिएगा, सामूहिक मतलब हो गया, इसी को हम लोग कहीं कहीं लिखता है आपको समष्टि। क्या लिखता है आपका, समष्टि। याद रखिएगा, इसी को हम लोग कहीं कहीं लिखते हैं समष्टि अर्थशास्त्र दोस्तों। तो समष्टि अर्थशास्त्र कहीं लिखे तो याद रखिएगा क्या हो गया आपका, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स हो गया। इसमें हम किसी भी देश के पूरी अर्थव्यवस्था का दोस्तों अध्ययन करते हैं। इसके अंतर्गत क्या करते हैं, तो राष्ट्रीय आय, बेरोजगारी, मुद्रास्फीति, आर्थिक विकास, मतलब किसी भी देश का हम लोग राष्ट्रीय आय निकाल रहे हो तो किसके अंतर्गत आ जाएगा मेरे भाई, तो ये आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। बेरोजगारी के बारे में पता कर रहे हैं, मान लीजिए हमारे भारत में कितना प्रतिशत बेरोजगारी है, हमारे देश का राष्ट्रीय आय कितना है, हमारे देश में महंगाई कितना है, हमारे देश का आर्थिक विकास कितना, तो ये सब का चीज़ों का दोस्तों हम लोग आंकड़ा इकट्ठा करते हैं, तो वही कहलाता है आपका क्या, सामूहिक अर्थशास्त्र या मैक्रो इकोनॉमिक्स दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको माइक्रो और मैक्रो में समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब आगे हम लोग आते हैं सिंपल अर्थ में, समझ लीजिए यहाँ पर संक्षेप में क्या है, तो विष्टि मतलब वही बताएं, विष्टि मतलब हो गया छोटा स्तर, मतलब छोटे स्तर पर व्यक्तिगत रूप से हम किसी का दोस्तों अध्ययन करते हैं, उनके व्यक्तिगत इकाइयों का दोस्तों, तो वो कहलाता है आपका विष्टि, जिसमें हम लोग व्यक्ति का या किसी कंपनी का दोस्तों हम अध्ययन करते हैं। लेकिन वही समष्टि के बारे में बात करें तो बड़ा स्तर पर मतलब पूरा देश की अर्थव्यवस्था का दोस्तों हम लोग अध्ययन करते हैं, पूरे देश की अर्थव्यवस्था का। उसी से हमको पता चलता है कि हमारे देश में गरीबी कितना है, बेरोजगारी कितना है दोस्तों, ये सब चीज़ों के बारे में जानकारी हमें होती है, तो समष्टि अर्थशास्त्र थे। तो उम्मीद करते हैं आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब आगे आते हैं मांग के नियम। किसके बारे में, मांग के नियम, नाम सुने होंगे, मांग के नियम पढ़े होंगे दोस्तों। लॉ ऑफ डिमांड पढ़ाने का उद्देश्य बस यही है ताकि आपको ये समझ में आ जाए। ये पहला चैप्टर में इसको इसलिए रखे ताकि आपको थोड़ा जिज्ञासा दोस्तों इकोनॉमिक्स के प्रति जागे। तो मांग का नियम क्या होता है, लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, तो लॉ ऑफ डिमांड के परिप्रेक्ष्य में दोस्तों मार्शल ने क्या कहा है, तो मार्शल ने कहा है कि मांग का नियम क्या होता है कि जब किसी वस्तु का मूल्य बढ़ता है, मतलब कोई भी वस्तु होगा उसका मूल्य जब बढ़ता है तो जो डिमांड होगा भाई वो क्या होता है, घटता है, और जब मूल्य घटता है तो डिमांड बढ़ता है। जाहिर सी बात है, सिंपल समझिए आप। मान लीजिए कि मार्केट में आप जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं, मार्केट में जा रहे हैं। मान लीजिए जो आलू पहले देता था 10 रुपया किलो, क्या दे रहा है आपको, 10 रुपये में दोस्तों 1 kg दे रहा है। क्या दे रहा है आपको, 10 रुपये में 1 kg। लेकिन अब यही आलू क्या कर दिया दोस्तों, 20 रुपये कर दिया। क्या कर दिया,
₹20 कर दिया। तो आप सोचेगा भाई पहले दे रहा था 10 रुपये, अब दे रहा है 20 रुपये, तो छोड़ो हम क्या करेंगे, 1 किलो आलू ना लेकर क्या करेंगे, हमको आधे किलो आलू दो। क्या दो हमको, आधा किलो दोस्तों आलू दो। तो इसमें क्या हो रहा है, जैसे ही दोस्तों क्या हुआ, रेट बढ़ा तो दोस्तों आपकी मांग क्या हो गई दोस्तों, घट गई। मांग मतलब कि अब जाहिर सी बात है कि आप कम लीजिएगा। तो मान लीजिए वही इसका उल्टा करते हैं, मान लीजिए कि दाम क्या होता है, कम होता है। जैसे मान लीजिए कि पहले आपको आलू दे रहा था 10 रुपये किलो, क्या दे रहा था, 10 रुपये में 1 केजी दे रहा था। अब यही आलू कर देगा आपको 5 रुपये में, तो क्या कहिएगा ना भाई हमको 2 किलो दे दो। अभी क्या होगा, दाम कम हो गया तो क्या बोलिएगा आप, 2 किलो दे दो। तो क्या है, दोनों एक दूसरे का दोस्तों उल्टा होता है, ये ध्यान दीजिएगा। जब मूल्य बढ़ेगा तो आपका मांग दोस्तों घटेगा, और जब मूल्य घटेगा तो आपका दोस्तों मांग बढ़ेगा। यही क्या है मेरे भाई, मांग का नियम है। ये क्या होता है, एक दूसरे के उल्टा होता है। मूल्य और मांग, जो प्राइस होता है आपका, डिमांड होता है, क्या होता है, इन्वर्स होता है दोस्तों। वही आपको यहाँ समझा रहे हैं कि जो प्राइस होता है, जो क्या होता है प्राइस होता है, वो क्या होता है दोस्तों आपका, ये उल्टा होता है, इन्वर्स होता है किसके, तो डिमांड के। ये क्या होता है प्राइस, मतलब इसको आप ये समझ सकते हैं, पी क्या होता है, 1/d होता है। मतलब कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड दोस्तों घटेगा, डिमांड दोस्तों प्राइस दोस्तों घटेगा तो डिमांड मेरे भाई क्या होगा, बढ़ेगा। इसको याद रखिएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आते हैं, लेकिन कुछ कुछ यहाँ पर और आपको समझना है कि मांग के नियम किन किन शर्तों पर लागू होते हैं, कहाँ कहाँ ये लागू होगा वो समझिए। तो यहाँ पर ये याद रखना है कि मांग का नियम तभी सही होगा जब बाकी सभी बातें स्थिर रहें। कौन सी बातें दोस्तों स्थिर रहे, कौन सा बात हमको ध्यान रखना है, तब मांग का नियम लागू होगा। तब लोगों की आय में बदलाव ना हो, जब लोगों की दोस्तों आय में क्या हो, बदलाव। लोगों की जब आय दोस्तों स्थिर रहती है तभी तो आदमी सोचता है। रुचि व पसंद में दोस्तों कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। मौसम या ऋतु का दोस्तों प्रभाव न बदले। प्रतिस्पर्धा या पूरक वस्तुओं की कीमत न बदले, याद रखिएगा। कभी कभी ये याद रखिएगा, पूरक वस्तु मतलब होता है कि मान लीजिए कि आपको चाय पसंद है, क्या है, टी पसंद है, लेकिन दोस्तों ये महंगा हो गया तो सोचते हैं कि टी छोड़ो अब हम कॉफ़ी पियेंगे। क्या पियेंगे, कॉफ़ी पियेंगे। तो क्या हो गया, मतलब इसको छोड़ करके आप दूसरे वस्तु के प्रति दोस्तों आकर्षित होते हुए क्या कहलाता है, आपका कहलाता है दोस्तों पूरक। मतलब एक दूसरे क्या होगा, एक दूसरे का दोस्तों पूरक है, मतलब प्रस्थापित हो गया ना एक जगह दूसरी जगह, दोनों तो पेय ही है, लेकिन इसको छोड़ करके आप इसके प्रति चल गए तो ये हो गया पूरक वस्तु हो गया। तो ये सब आपका स्थिर मेरे भाई रहेगा, ना बदलेगा, तभी दोस्तों मांग का नियम काम करेगा। अब देखिए यहाँ पर सीधा मतलब उल्टा रिश्ता क्यों होता है, आपके प्राइस और डिमांड में दोस्तों उल्टा रिश्ता क्यों होता है, वही आपको समझना। तो क्यों होता है देखिए यहाँ पर, पहला है दोस्तों कौन कौन से प्रभाव डालते हैं। तो पहला है आय का प्रभाव। क्या है, आय का प्रभाव। कीमत बढ़ने से आपकी क्रय शक्ति कम हो जाती है। जैसे मान लीजिए कि बताया एग्जांपल देकर बताएं आपको, कीमत बढ़ा तो जो आपका जो परचेजिंग पावर क्या होता है उसको कम हो जाता है। कैसे कम हो जाता है बताएं कि जब 10 रुपये जब आलू खरीद रहे थे, वो पहले दे रहा था 1 केजी, लेकिन अब वही आलू क्या कर दिया, 20 रुपये कर दिया। क्या कर दिया, 20 रुपये कर दिया। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, अब 20 रुपये में 1 किलो आलू तो खरीदना पसंद नहीं कीजिएगा। सोचिएगा कि हम क्या करेंगे, उसका हम डिमांड ही अपना कम कर देते हैं। अपना जो खाने की जो है चीज़ क्या करेंगे, उसको हम कम कर देते हैं। पहले जितना हम करते थे उतना हम ना करके और हम कम खरीदेंगे, जब सस्ता होगा तो फिर हम ज़्यादा खरीदेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वही उदाहरण दिए हैं कि अगर चीनी महंगी हो जाए तो उतनी ही आय में कम चीनी खरीद पाएंगे। जाहिर सी बात, जैसे बताएं आपको कि जब आप 10 रुपये किलो आलू खरीद रहे हैं मेरे भाई, तो आपके पास 10 रुपया ही है, 10 रुपये है, लेकिन आप चाहेंगे हम 10 रुपया खरीदें, लेकिन आपका जो डिमांड था, मतलब कि जो आपका आंकड़ा था, जो आपका कितना खरीद रहे थे, 1 केजी खरीद रहे हैं, लेकिन आप कितना खरीद रहे हैं दोस्तों, आप आधा केजी खरीद रहे हैं, लेकिन आपका प्राइस क्या है, वही है, लेकिन आपका जो ये है दोस्तों आंकड़ा है, जो खरीदने की जो क्षमता है वो दोस्तों क्या हो गई, वो कम हो गई। आगे है मेरे भाई क्या, प्रतिस्थापन प्रभाव। प्रतिस्थापन प्रभाव क्या है ये, तो जब किसी वस्तु का दाम बढ़ता है तो लोग सस्ता विकल्प चुनते हैं। जाहिर सी बात है, कोई भी हम हो या आपको हो दोस्तों, प्रतिस्थापन मतलब कि हम ये चीज़ को ना खरीद कर क्या करेंगे, दूसरी चीज़ पर हम लोग जाएंगे। जैसे मान लीजिए प्याज का दोस्तों क्या होता है, दाम बहुत ज़्यादा हो जाता है तो लोग क्या करते हैं, मूली दोस्तों खरीदना पसंद करते हैं। उसी तरह जैसे मान लीजिए यहाँ पर उदाहरण लीजिए, चाय महंगी हो जाए तो लोग कॉफ़ी दोस्तों कॉफ़ी की ओर क्या करते हैं, रुख करते हैं, मतलब कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं। मान लीजिए चाय एकाएक क्या हो गया, महंगी हो गई, और कॉफ़ी के दाम में कोई दोस्तों परिवर्तन नहीं होता, लोग क्या करेंगे, इसको छोड़कर कॉफ़ी के प्रति दोस्तों आकर्षित होंगे। ये दोस्तों क्या प्रतिस्थापन प्रभाव है दोस्तों। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो आपको क्या करना है, याद रखना है कि क्यों आपका सीधा रिश्ता। आप देखिए कुछ अपवाद है, कुछ क्या एक्सेप्शन ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड, मतलब कि मांग के नियम के दोस्तों कुछ क्या अपवाद है जिस पर ये मांग का नियम लागू नहीं होता। जैसे देखिए क्या है आपका, तो गिफिन वस्तुएं। गिफिन वस्तुएं मतलब क्या होता है ये समझिए, कभी कभी एग्जाम पूछता है गिफिन, इनमें से कौन गिफिन वस्तुएं है। तो गिफिन वस्तुएं खास वस्तुएं थे जिनके मांग के नियम उल्टा होता है। मतलब मांग के नियम जो होता है दोस्तों उल्टा होता है। मांग का नियम क्या है कि प्राइस दोस्तों क्या होता है आपका, ये आपका डिमांड का दोस्तों क्या होता है, उल्टा होता है। मतलब कि अगर प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड बढ़ेगा, प्राइस घटेगा तो डिमांड दोस्तों, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा, प्राइस दोस्तों घटेगा, डिमांड दोस्तों बढ़ेगा। लेकिन ये क्या होता है, इसमें उल्टा होता है। मतलब कि क्या होता है इसमें अगर प्राइस दोस्तों बढ़ा तो डिमांड बढ़ेगा,
और प्राइस घटा दोस्तों डिमांड घटेगा। इसमें ये दोस्तों सीधा चलता है, गिफिन वस्तु में क्या चलता है, प्राइस का दोस्तों सीधा चलता है, इसीलिए क्या कहा जाता है, ये मांग के नियम का दोस्तों उल्टा होता है। क्यों उल्टा होता है देखिए यहाँ पर आगे हम समझाते हैं, आगे क्या कारण है इसको उल्टा होने का। तो कीमत बढ़ने पर मांग बढ़ जाती है, क्योंकि लोग अपनी सीमित आय में ही महंगे विकल्प छोड़ करके पेट भरने की वस्तुओं को ज़्यादा खरीदना पसंद करते हैं। मान लीजिए कि आप जो भी महंगी चीज़ें दोस्तों खाना पसंद करते थे, लेकिन उसकी कीमत एकाएक बढ़ गई, तो लोग क्या करेंगे, महंगी चीज़ों को ना खा कर, महंगी चीज़ों को दोस्तों ना खरीद कर कौन चीज़ खरीदेंगे जो दोस्तों उनके लिए आवश्यक है, मतलब पेट भरने के लिए दोस्तों क्या है, आवश्यक है। जैसे गरीब परिवार के, गरीब वर्ग के लोग हैं, वो क्या उनके लिए क्या आवश्यक है, तो उनके लिए दोस्तों चावल रोटी क्या दोस्तों ये आवश्यक है। अगर ये दाम भी बढ़ेगा ना भाई, तो इनकी क्या होगी दोस्तों, इनकी जो डिमांड होगी दोस्तों ये बढ़ेगी। अगर इसका दाम भी बढ़ता है किसी और वस्तु का, तो इनकी पेट भरने के लिए क्या हो दोस्तों, इनका ये डिमांड दोस्तों क्या होगा, ये बढ़ेगा। कीमत बढ़ने पर भी लोग महंगे विकल्प छोड़ करके इन्हीं ज़्यादा खरीदते हैं दोस्तों। यही क्या है आपका गिफिन वस्तु है, इसी तरह से इसको समझिएगा। आगे है कि विलासिता की वस्तु क्या है। तो विलासिता मतलब जो दोस्तों लग्जरियस गुड्स होता है, मतलब जो महंगी चीज़ें होती है, इस पर दोस्तों आपका मांग का नियम दोस्तों लागू नहीं होता, ये ध्यान दीजिएगा। तो महंगी वस्तुओं को लोग प्रतिष्ठा के लिए खरीदते हैं, मान प्रतिष्ठा के लिए तो खरीदते हैं, ना कि आपका प्राइस बढ़ रहा है या आपका प्राइस घट रहा है तो निर्भर करता है, उस पर निर्भर दोस्तों नहीं करता है, याद रखिएगा। इस पर दोस्तों मांग का नियम आपका लागू नहीं होता। जैसे आपका हीरे हो गए, ब्रांडेड कारें हो गई दोस्तों, ये याद रखिएगा। भविष्य की कीमतें का अनुमान, कीमतों का अनुमान। तो अगर लोग सोचते हैं कि आगे कीमत और बढ़ेगी तो वे अभी से ज़्यादा खरीद सकते हैं, तो इस पर भी दोस्तों क्या होता है, मांग का नियम आपका लागू नहीं होता। मतलब भविष्य में क्या होता है, आपको लग रहा है, अनुमान लगा रहे हैं कि कीमत दोस्तों इसका बढ़ेगा, और उसको पहले ही खरीद कर दोस्तों क्या कर रहे हैं, आप स्टोर कर रहे हैं, तो उस पर भी क्या हो रहा है, मांग का नियम दोस्तों आपका लागू नहीं होता है। आवश्यक वस्तुएं दोस्तों, इस पर मांग का नियम लागू नहीं होता। ये महंगा हो या सस्ता हो, जो आवश्यक हो तो दोस्तों लोग खरीदेंगे। जैसे नमक हो गया, आपका दवा हो गया, जैसी चीज़ें क्या दोस्तों, इस पर मांग की कीमत का बहुत कम प्रभाव पड़ता है। मान लीजिए कि नमक क्या है, हर घर के लिए दोस्तों उपयोगी होता है। अगर मान लीजिए नमक 20 रुपये दे रहा है, लोग को 50 रुपये भी देगा दोस्तों, नमक लोग खरीदेंगे ही खरीदेंगे। क्या करेंगे, खरीदेंगे ही दोस्तों, खरीदेंगे। आगे हम लोग समझते हैं पूर्ति के नियम क्या होता है। पूर्ति मतलब सप्लाई। तो दोस्तों ये क्या होता है, ये प्राइस का दोस्तों क्या होता है, बिल्कुल सीधा होता है। मतलब कि अगर प्राइस बढ़ेगा दोस्तों तो क्या होगा, आपका सप्लाई भी बढ़ेगा, प्राइस घटेगा तो सप्लाई भी दोस्तों घटेगा। कैसे सर, देखिए यहाँ पर। तो पूर्ति का नियम कहता है मेरे भाई क्या, कि अन्य सभी बातें समान रहे, उसमें कोई परिवर्तन ना हो, तो किसी वस्तु के मूल्य बढ़ने पर उसकी पूर्ति भी दोस्तों बढ़ती है, मूल्य घटने पर पूर्ति भी दोस्तों क्या होती है, उसमें परिवर्तन आता है। कैसे देखिए यहाँ पर, ये क्या होता है, ये सीधी बात याद रखना है क्या, कि कीमत और पूर्ति क्या होता है, सीधा संबंध होता है। मतलब कीमत अगर घटता है, कीमत अगर आपका बढ़ता है तो पूर्ति बढ़ेगा, कीमत घटता है तो पूर्ति दोस्तों घटेगा। कैसे सर ये, तो देखिए समझिए मेरी बात को। जैसे मान लीजिए कि आप एक मतलब कि विक्रेता हैं, किस चीज़ के विक्रेता, मान लीजिए कि आप जूस बेच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, गन्ना का जूस या किसी तरह का जूस बेच रहे हैं। तो मान लीजिए कि एक समय ऐसा आता है कि आपकी जो जूस की है दोस्तों, जूस क्या है, जूस पीने वाले की लोगों की संख्या कम है। तो क्या करें, जहाँ पर पहले आप 40 बेचते थे, मान लीजिए कि 40 गिलास बेचते थे, लेकिन जूस पीने वाले के लोगों की संख्या क्या है दोस्तों, कम हो गई। तो आप क्या करें, इसके जगह पर आप क्या कर रहे हैं, 20, क्या कर रहे हैं, 20 ही दोस्तों, 20 गिलास ही जूस आप बेच रहे हैं, 20 गिलास जूस ही बेच रहे हैं। और जो रेट भी है, रेट भी क्या कर रहे हैं दोस्तों, कम कर दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं, रेट भी आप कम कर दे रहे हैं। तो मतलब कि रेट भी कम करके बेच रहे हैं, तो भी दोस्तों आपका क्या, पूर्ति दोस्तों कम हो रही है। लेकिन एक समय ऐसा आता है, मतलब गर्मी का समय आता है दोस्तों, तो गर्मी के समय में क्या होता है, जो आप जूस बेच रहे हैं, वो क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर आपकी जो सप्लाई है वो बढ़ गई। गर्मी के समय क्या, लोगों की दोस्तों जूस के प्रति जो आकर्षण थी वो दोस्तों बढ़ गई। तो आप क्या है, 40 गिलास दोस्तों आपको बेचने की शक्ति हो गई, मतलब कि 40 गिलास डेली आप बेच दे रहे हैं। और इसका आप रेट अगर पहले 20 रुपये रहते हैं, अभी 30 रुपये भी रख रहे हैं, 30 रुपये भी रख रहे हैं दोस्तों, तो भी क्या हो रहा है दोस्तों, आपकी सप्लाई दोस्तों बढ़ रही है, आपकी सप्लाई दोस्तों क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो देखिए यहाँ पर यही याद रखना है कि जब भी मतलब रेट भी बढ़ेगा दोस्तों, तो क्या होगा, आपका सप्लाई दोस्तों बढ़ेगा। तो आपको क्या होगा, तब दोस्तों आपको और मन करेगा कि हम और भी क्या करें, कल आज 50-40 बजे तो कल 50-60, इस तरह से। तो इस तरह से क्या होता है, आपके अगल बगल के लोग होते हैं तो उसको देख कर आकर्षित होते हैं, किसको देख करके, इसको देख करके, कि हम भी क्या करेंगे, हम भी जूस अब बेचना पसंद करेंगे। क्योंकि लोगों को क्या हो रहा है दोस्तों, ये मतलब कि ये जूस के प्रति दोस्तों आकर्षण शक्ति क्या धीरे धीरे बढ़ रही है, भले ही वो दाम कितना भी क्यों ना हो दोस्तों। इसको देख करके दोस्तों क्या होता है, यहाँ पर आपकी जो सप्लाई है वो भी दोस्तों क्या होता है, बढ़ता है। वही कीमत जब घटेगा तो पूर्ति दोस्तों क्या होती है, घटती है। देखिए यहाँ पर अब ये सीधा संबंध क्यों होता है, तो सीधा संबंध होने का कारण क्या है मेरे भाई, तो अधिक लाभ का आकर्षण। क्या होता है, पहला अधिक लाभ का आकर्षण, मतलब कि जैसे बताएं कि 40 गिलास आप डेली बेच दे रहे हैं, भले ही उसका दाम आप 30 रुपये रख रहे हैं, 40 रुपये का, फिर भी आपका दोस्तों क्या हो रहा है, जो सप्लाई है दोस्तों वो खत्म हो जा रहा है। मतलब कि जो भी आप सप्लाई कर रहे हैं 40 गिलास का, वो दोस्तों बिक जा रहा है। तो कीमत बढ़ने पर भी उत्पादक को ज़्यादा लाभ मिलता है, इसलिए वे अधिक उत्पादन करते हैं। तो आपको और मोटिवेशन मिल रहा है कि हम और क्या करेंगे, उसका गन्ना उपजाएंगे और दोस्तों क्या करेंगे, उसको हम दोस्तों बेचेंगे।
नए उत्पादकों का आगमन होता है। जैसे बताएं कि अगल बगल का देख करके लोग क्या हो रहे हैं आपके मतलब कि आप जैसे गन्ना के जूस बेच रहे हैं, आपकी तरक्की को देख करके लोगों को लग रहा है कि हाँ भाई हमको भी ये काम करना चाहिए। तो ऊंची कीमत को देख करके अन्य उत्पादक दोस्तों क्या होता है बाजार में प्रवेश करते हैं। संसाधनों का पुनर्विन्यास दोस्तों, महंगी वस्तुओं के उत्पादन की ओर संसाधन दोस्तों क्या होते हैं खींचे चले जाते हैं दोस्तों। आगे है कि मुख्य शर्तें, इसके लिए क्या क्या शर्त होनी चाहिए। तो पहला है दोस्तों पूर्ति नियम तभी लागू होता है जब बाकी बातें क्या हो स्थिर हो। जैसे क्या मेरे भाई, तो उत्पादन जैसे वहाँ बताया था स्थिर होने के लिए यहाँ भी स्थिर होना चाहिए। जैसे उत्पादन तकनीक में बदलाव ना हो, जो आप उत्पादन कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए अभी गन्ना की मांग हो रही है, तो अब गन्ना है क्या दोस्तों, गन्ना के उत्पादन में कमी आ गई तब दोस्तों तो उतना तो आपका सप्लाई नहीं हो पाएगा, तो ये सभी स्थिर होना चाहिए। कच्चा माल की कीमत में ना बदले, कच्चा माल जो आप खरीद रहे थे वही गन्ना की बात बता रहे हैं, तो इसलिए दोस्तों क्या कीमत में कोई बदलाव ना हो। मौसम सरकार नीति आदि ये सब दोस्तों क्या हो आपका स्थिर रहिए, ध्यान दीजिएगा। तो ये सब रहेगा तभी दोस्तों ये काम करता है। अब आगे है कि कुछ कुछ ऐसे वस्तुएं जहाँ पर ये आपके काम नहीं करते अपवाद में, कौन से, तो नशावान वस्तुएं, जैसे सब्जी हो गए आपके, सब्जी हो गए, दूध हो गए, ये सब याद रखिएगा। सब्जी दूध कीमत कम होने पर भी बेचनी ही पड़ती है, भले ही दोस्तों क्या सब्जी का दाम 10 रुपये हो गया, फिर भी दोस्तों क्या होता है आपको यहाँ पर ये सामान बेचना पड़ता है। दूध का दाम दोस्तों क्या हो गया कम हो गया, फिर भी आपको दोस्तों क्या करना है बेचना ही पड़ता है, ये ध्यान दीजिएगा। आगे है आपका मौसम पर निर्भर, तो कीमत बढ़ने पर भी तुरंत पूर्ति नहीं बढ़ सकती है। मान लीजिए कि मौसम पर निर्भर कोई चीज़ है, मान लीजिए कि आपका कृषक किसान है, अब किसी चीज़ का मांग क्या होगा बढ़ गया है, तब एकाएक मान लीजिए तो वो तो किसान उत्पादन नहीं कर सकता, उसमें तो समय चाहिए। तो ये मौसम पर निर्भर दोस्तों, ये भी ध्यान देना है आपको। ये सब अपवाद में आते हैं। मोनोपोली मतलब एकाधिकार मतलब कि जिस पर दोस्तों एक ऐसा बाजार होता है जिस पर क्या होता है एक ही आदमी का दोस्तों एक ही फर्म का अधिकार होता है, तो ये भी दोस्तों क्या होता है अपवाद में आता है। ये बताएंगे एकाधिकार क्या होता है, अगला टॉपिक हमारा वही है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये मांग का नियम पूर्ति का नियम समझ में आ गया होगा। हम लोग बात करते हैं बाजार मतलब कि आपके दिमाग में बाजार सुन करके वही आ रहा होगा जहाँ पर हम लोग खरीद बिक्री करते हैं, बिल्कुल हम उसी की बात कर रहे हैं। तो बाजार यहाँ पर हम लोग 4 प्रकार से पढ़ेंगे, प्रतियोगिता के आधार पर मतलब कंपटीशन के आधार पर दोस्तों बाजार क्या होते हैं 4 प्रकार के होती है। 4 प्रकार आप हमेशा देखते होंगे लेकिन कभी इस पर दोस्तों विचार किए नहीं होंगे, लेकिन आज आपके दिमाग में हम डाल देंगे। क्या होता है पहला बाजार होता है जिसको हम लोग पूर्ण प्रतियोगिता बोलते हैं या पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार बोलते हैं। पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार, इसकी विशेषता क्या है मेरे भाई, तो जब भी आपको पूर्ण प्रतियोगिता बोले या पूर्ण प्रतिस्पर्धा बोले दोस्तों, ये क्या होता है समझिए यहाँ पर क्या होता है। तो इसका मतलब होता है मेरे भाई कि असंख्य खरीदार मतलब खरीदार और विक्रेता मतलब बेचने वालों की संख्या और खरीदने वालों की संख्या यहाँ पर दोस्तों क्या होती है बहुत ज़्यादा होती है। मतलब कोई अकेला बाजार का दाम तय नहीं करता, मतलब कि यहाँ पर कोई एक व्यक्ति बाजार का दाम तय नहीं करेगा कि हाँ भाई तुमको इतना ऐसे सामान ये बेचना है। समान प्रकार का उत्पाद, सभी विक्रेता एक ही जैसे सामान बेचते हैं, एक ही जैसे सामान बेचेंगे। मान लीजिए कोई मंडी है तो वहाँ अगर आलू बिक रहा है तो सिर्फ आलू बेचेगा, अगर गांव का आपका हाट लगा है तो वहाँ पर धान गेहूँ सब बेचते हैं तो वही लोग बेचेंगे। मुक्त प्रवेश, क्या लिखा है मुक्त प्रवेश निकास, यहाँ कोई भी व्यापारी दोस्तों आसानी से इस बाजार में आ सकता है और आसानी से दोस्तों निकल सकता है, इसके लिए कोई दोस्तों यहाँ पर परेशानी नहीं है। अगला क्या है, तो अगला है मूल्य निर्धारण, तो मूल्य मांग और आपूर्ति से तय होता है। यहाँ कोई विज्ञापन की आवश्यकता नहीं पड़ती, यहाँ पर आपको एडवर्टाइजमेंट नहीं दिखाना है टीवी पर कि हाँ ये है, वहाँ पर लोग खुद देख करके दोस्तों उससे प्रति क्या होते हैं आ जाते हैं, गांव के लोग हों या आसपास के लोग हैं वो आ जाते हैं दोस्तों। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पर क्या लिया कृषि उत्पाद का बाजार, गेहूँ चावल कपास आदि। अब आप समझिए सिंपल एक उदाहरण लेते हैं, मान लीजिए कि गांव में आप हैं, आपका दोस्त है, आपके आस पड़ोस के 4-5 दोस्त हैं, आप लोग गेहूं की खेती किए दोस्तों। गेहूं की खेती करने के बाद आपने जो आपके हाट है मतलब कि जो आपके गांव का दोस्तों बाजार है वहां पर ले गए, वहां पर ले जाकर के दोस्तों बेचें। अब वहां पर तो बहुत सारे आपके जैसे मतलब 4-5 गाँव के लोग हैं, तो आप भी गाँव के तो लोग वहाँ पर आकर अपना सामान बेचेंगे, तो वहाँ पर विक्रेता कितने होंगे, बहुत सारे होंगे। जब विक्रेता वहाँ बहुत सारे होंगे मेरे भाई, तो किसी एक के हाथ में तो पावर नहीं है दाम सेट करने का, तो लोग क्या करेंगे दोस्तों, मान लीजिए कि दाम अपना बताएं कि हाँ भाई ऐसे बेचना है, मतलब ये दाम हो गया कि हाँ ये, तो एक दूसरे से क्या हो गया दाम पता चल गया कि हाँ इतना दाम क्या किया है, मान लीजिए 25 रुपये क्या किए हैं, गेहूं का दाम आप किए हैं 25 रुपये किए हैं। अब सबको पता चल जाएगा कि 25 रुपये क्या है, गेहूं का दाम है 25 रुपये, हमको क्या करना है बेचना है। अब आपका दोस्त तो है क्या कर रहा है, वो 20 रुपये बेच रहा है, 20 रुपये दोस्तों गेहूँ बेच रहा है, तो 20 रुपये गेहूँ बेच रहा है, पूरा बाजार में 25 रुपये गेहूँ बेच रहा है, तो आपके दोस्तों क्या होगा दोस्तों हानि होगा। भले ही विक्रेता इसके पास जाए, मतलब क्रेता आप किसके पास जाएँ खरीदार इसके पास जाएंगे, लेकिन आपके दोस्त को दोस्तों क्या होगा हानि होगा। तो इस बात का भी दोस्तों क्या होता है ध्यान रखा जाता है, किसमें, तो पूर्ण प्रतिस्पर्धा में। याद रखिएगा पूर्ण प्रतिस्पर्धा बोलेंगे मेरे भाई, तो एक ऐसा बाजार होता है जहाँ पर खरीदने वालों की और बेचने वाले की संख्या दोस्तों क्या होती है बहुत ज़्यादा होती है दोस्तों। किसी एक आदमी के हाथ में पावर दोस्तों नहीं होता है कि वो क्या करेगा मूल्य को घटा देगा, मूल्य को दोस्तों बढ़ा देगा। आपका दोस्त अगर घटा देगा मूल्य का तो ऐसा थोड़ी कि पूरा मार्केट घटा देगा,
तफावत तो नहीं है। अगर सब्जी मंडी में गए तो देखते होंगे सबका दाम क्या होता है, फिक्स होता है। एक जगह दूसरी जगह जाते होंगे, दूसरी जगह जाते होंगे दोस्तों, तो क्या होता है, फिक्स होता है। मान लीजिए एक आदमी क्या करता है, सब्जी मंडी का दाम कम करता है, इसका मतलब ये नहीं कि पूरा सब्जी मंडी दोस्तों दाम कम कर देगा, दाम कम करके बजाय इसको घाटा होगा, समझे, ये ध्यान दीजिएगा। अब आगे हम लोग आते हैं मेरे भाई एकाधिकार बाजार पे। क्या आता है एकाधिकार, इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें एक ही विक्रेता होता है, पूरा बाजार एक ही उत्पादक के नियंत्रण में होता है। मतलब कि मान लीजिए एक ऐसा बाजार होता है जहां पर एकाधिकार मतलब एक ही आदमी का दोस्तों क्या होता है, पूरा पावर होता है। वो मूल्य को घटा भी सकता है, मूल्य को बढ़ा भी सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मूल्य निर्धारण करना, प्राइस को डिसाइड करना तो उसी के हाथ में होता है। और निकटतम विकल्प का अभाव होता है। निकटतम विकल्प मतलब कि उसके आसपास दोस्तों ऐसा कोई विकल्प आपके पास नहीं है। जैसे एक एग्जाम्पल समझिए मेरे भाई, एक आप ऐसे गाँव में रह रहे हैं, एक ऐसे गांव में रहा जहाँ पर एक ही दुकान है, जहाँ पर दोस्तों एक ही दुकान है। दूसरा दुकान क्या है, दूसरा दुकान आपका 50 किलोमीटर दूर है। क्या है, 50 किलोमीटर दूर है। अब ये क्या हो गया दोस्तों, इसी को बोलते हैं एकाधिकार। अब ये जो दुकानदार है वो अपने इच्छा अनुसार क्या करेगा दोस्तों, दाम को तय करेगा अपनी इच्छा अनुसार। आपको खरीदना तो खरीदे, नहीं खरीदना है तो नहीं खरीदे, क्योंकि आपके पास विकल्प दोस्तों नहीं है। इसी को कहते हैं हम लोग एकाधिकार। क्या कहते हैं इसको, एकाधिकार, ये ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर क्या होता है, मूल्य पर नियंत्रण, विक्रेता की दाम तय करता है। मतलब विक्रेता जो होता है उसको क्या करता, दाम तय करता है। और आपको मजबूरन क्या करना पड़ता है दोस्तों, सामान को खरीदना पड़ता है। प्रवेश पर कठोर बाधाएं। प्रवेश मतलब कि आप सोच रहे हैं कि हम दूसरा गांव के किसी लोग को बोलते हैं कि आप दुकान खोलिए, तो वहाँ पर दोस्तों क्या होगा, आपको पूंजी चाहिए, संसाधन चाहिए, सब चीज़ें चाहिए दोस्तों। क्या होती है, प्रवेश के दोस्तों आपको परेशानी होता है, तो उतना परेशानी उठाना पड़ता है, तब जा करके होता है दोस्तों। जैसे आपका यहाँ पर एग्जाम्पल लिया भारतीय रेल, जो सरकारी नियंत्रण में है। आपका पेटेंट वाली दवाइयाँ दोस्तों, जो क्या होती है दोस्तों, ये आपके लिए एकाधिकार के अंतर्गत दोस्तों आपकी आती है। मान लीजिए आगे हम लोग आते हैं एकाधिकारवादी प्रतिस्पर्धा के बारे में। क्या, एकाधिकारवादी प्रतिस्पर्धा, ये क्या होता है दोस्तों, ये क्या होता है आपका, ये इसमें अनेक विक्रेता पर हर कोई थोड़ा अलग अलग उत्पाद दोस्तों बनाता है। इसमें आपको अनेक विक्रेता मिलेंगे, लेकिन सबका दोस्तों क्या होता है, उसका जो ब्रांड होता है, पैकेजिंग होता है, स्वाद होता है, बिल्कुल दोस्तों अलग अलग होता है। अब इसको कैसे समझिएगा, तो सिंपल समझिए। मान लीजिए कि आप गए कहीं मेला घूमने, कहाँ गए मेरे भाई, अभी दुर्गा पूजा का समय चल रहा है, तो आप मेला घूमने जाइएगा ही जाइएगा। तो देखिए कि आप मेला में जाइएगा तो हर एक गोलगप्पा वाला हो, आपका चाट बेचने वाला हो, सबका दोस्तों क्या होता है, अलग अलग दोस्तों ठेला लगा रहता है, मतलब कि दुकान लगा रहता है। और सबका दोस्तों स्वाद आपको अलग अलग दिखेगा। सबका स्वाद दोस्तों क्या होगा, अलग, किसी का सेम नहीं लिखेगा। मान लीजिए किसी के पास मीठी चटनी है, तो किसी के पास खट्टी चटनी है, तो किसी के पास दही है, तो ये तरह का सबका स्वाद दोस्तों क्या होगा, अलग अलग होगा दोस्तों। उनकी पैकेजिंग भी अलग अलग, उनकी ब्रांड भी दोस्तों क्या होगी, अलग अलग होगी। ये किसको दर्शाता है मेरे भाई, ये दर्शाता है आपके एकाधिकारवादी प्रतिस्पर्धा को। अब इसमें क्या होगा, तो जब दोस्तों ब्रांड अलग अलग है, किसी के पास मीठी चटनी है, किसी के पास खट्टी चटनी है, तो अपने अनुसार क्या करेंगे, दाम को तय करेंगे। क्या करेंगे, अपने अनुसार वो दाम को तय करेंगे। लिखा है ना, मूल्य पर नियंत्रण। तो ब्रांड के कारण दाम क्या करेंगे, थोड़ा वो बढ़ा सकते हैं। मान लीजिए कि एक जगह दुकान पर दे रहा 10 रुपये दे रहा है, तो वो 2 रुपये बढ़ा कर लेगा, 12 रुपये लेगा, 12 रुपये लेगा दोस्तों। ये ध्यान दीजिएगा, उनके पास क्या सामान दोस्तों डिफरेंट है, ये ध्यान दीजिएगा। विज्ञापन और प्रचार, तो ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए तो क्या करते हैं, आकर्षित करने के लिए जरूरी है। मतलब देखते हैं ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए बड़ा बड़ा क्या करता है, ठेला पर तो लगा रहता है बैनर, कि लोग देख कर क्या हो, उसके प्रति देख करके आकर्षित हो दोस्तों। ये समझिएगा चीज़ों को, ऐसे एग्जाम्पल पर जोड़िएगा तो आसानी से आपको याद आएगा। इसमें प्रवेश और निकास अपेक्षा के दोस्तों आसानी, इसमें कोई भी दोस्तों आसानी से आ सकता है, आसानी से अपना दुकान लगा सकता, जा सकता है। जैसे उदाहरण के लिए समझ सकते हैं क्या, टूथपेस्ट, देखिए तरह तरह का टूथपेस्ट देखते होंगे आप, साबुन तरह तरह का देखते होंगे, कपड़े तरह तरह का देखते होंगे, रेस्टोरेंट तरह तरह का, मोबाइल तरह तरह का दोस्तों, ब्रांड सबका देखते होंगे। सब क्या है दोस्तों, अलग अलग है। सब में कुछ ना कुछ दोस्तों आपका फीचर अलग अलग है। सबका स्वाद हो या खाने का हो, यहाँ पर कपड़े का, सबका दोस्तों क्या होता है, ब्रांड दोस्तों अलग अलग होता है। उसके अनुसार क्या होता है, उसका रेट आपका तय होता है। तो ये आप समझ गए पूर्ण एकाधिकार प्रतिस्पर्धा क्या होता है। आप बात करते हैं अल्पाधिकार। अल्पाधिकार क्या होता है, अल्पाधिकार क्या होता है समझिए। तो इसमें गिने चुने बड़े विक्रेता होते हैं, गिने चुने बड़े विक्रेता, पूरे बाजार पर इनका कब्जा होता है। आप कैसे इसको समझिएगा, सिंपल समझिए, अल्पाधिकार को एकदम सिंपल समझिए। अभी क्या है आपका, अभी जियो और एयरटेल, क्या है एयरटेल, इससे आपको आसानी समझ में आ जाएगा अल्पाधिकार क्या होता है। अभी एक जियो कंपनी आपकी है, एक एयरटेल कंपनी है। क्या है, एयरटेल दोस्तों, ये याद रखिएगा, एयरटेल कंपनी है। अब यहाँ पर क्या होता है कि अगर जियो किसी भी चीज़ का दोस्तों दाम को क्या करता है, घटाता है या बढ़ाता है, तो इसका इफेक्ट क्या होगा दोस्तों, इसको ही पड़ेगा, किसको, एयरटेल को भी। ये ध्यान दीजिएगा मेरी बात को। जैसा अभी आप देख रहे हैं कि जो आप रिचार्ज पहले कराते थे 200 रुपया में, 250 रुपया में, अब आपको 300 रुपये, 350 रुपये में कराना पड़ता है। तो जब ये दोस्तों डिमांड क्या किया, रेट अपना बढ़ा दिया, तो जाहिर सी बात है दोस्तों, ये भी क्या करेगा, अपना रेट को दोस्तों बढ़ाएगा।
अगर ये अगर मान लीजिए नहीं बढ़ाएगा दोस्तों तो इसको लॉस होगा, इसको लॉस होगा तो इसको लॉस जब हो रहा है, जब नहीं बढ़ा रहा है दोस्तों, तो जाहिर सी बात है इसको भी क्या करना पड़ेगा, इसका दोस्तों जो प्राइस इसको घटाना पड़ेगा। तो जब ये प्राइस मेरा भाई बढ़ाया, ये जियो बढ़ाया, तो उसको भी दोस्तों क्या होगा, प्राइस को दोस्तों बढ़ाना ही पड़ेगा। यही क्या है दोस्तों आपका अल्पाधिकार, मतलब कि अगर एक आदमी, अगर एक कंपनी कुछ कर रहा है तो उसका इफेक्ट दोस्तों दूसरे कंपनी पर क्या होगा, पड़ेगा दोस्तों। तो यहाँ पर वही बात बताएं, यहाँ पर कि पूरे बाजार पर इनका कब्जा होता है, मतलब ये गिने चुने लोग रहते हैं, इसमें गिने चुने। आपसी निर्भरता, मतलब एक कंपनी की कीमत या उत्पादन नीति दूसरे को प्रभावित करती है, जैसे बताएं इफेक्ट पड़ता है दूसरे पर। मूल्य निर्धारण में तालमेल हो सकता है, तालमेल हो सकता है, या उत्पादन समान या भिन्न हो सकता है। तालमेल भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। मान लीजिए दोनों मिलकर के आपस में तालमेल करके क्या है, दाम दोस्तों बढ़ा दिया, तो अब तो आदमी विवश है उसको लेने के लिए। अब यहाँ पर उदाहरण के लिए बताए वही कि भारतीय टेलीकॉम सेक्टर, जियो, एयरटेल, वोडाफोन, कार हो गया, कार उद्योग हो गया, सीमेंट उद्योग, ये सब दोस्तों क्या आपके एग्जाम्पल के तौर पर थे दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं आपको जो भी पढ़ाएं आज आपको समझ में आ गया होगा। कहीं भी आपको दिक्कत हुआ होगा भाई हमें मेरे तो कमेंट करके बता दीजिएगा कहाँ पर आपको दिक्कत हुआ, ताकि उसमें हम दोस्तों आपको अच्छे से आगे हम बता सकें, अगला क्लास में आपको समझा दें दोस्तों। बाकी जो भी हम पढ़ाएं आज ये बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट था। अब ये आपका इकोनॉमिक्स हो, इकोनॉमिक्स का आपका परिभाषा हो, या आपका मांग का नियम हो, पूर्ति का नियम हो दोस्तों, या चारों जो अर्थशास्त्रीय उनका हो आपका, या बाजार के दोस्तों क्या हो आपके प्रकार हो, इस सभी चीज़ों को याद रखिएगा। पहले ही शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, लेकिन बनाकर दोस्तों रखिएगा। पीडीएफ अगर चाहिए दोस्तों तो मैं टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइएगा दोस्तों। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर दोस्तों टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी मन लगा के पढ़िएगा। करंट अफेयर का उम्मीद करते हैं क्लास आप कर रहे होंगे, क्योंकि डेली हम एक ही पेज करा रहे हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से, क्योंकि आपका एग्जाम बिहार सरकार का देना है आपको, तो करंट अफेयर को दोस्तों परफेक्ट करना ही पड़ेगा। भले ही आप और भी अदर स्टेट के भी दे रहे होंगे एग्जाम, तो करंट अफेयर दोस्तों पढ़ना ही है, क्योंकि आपको करंट अफेयर 10-12 क्वेश्चन आपको हर एक एग्जाम में दोस्तों अभी के समय में देखने के लिए मिलता है। बाकी मन लगा के पढ़िएगा दोस्तों। धन्यवाद।